Firebase is a mobile and web application development platform acquired by the Google. It provides developer with a variety of tools and services to build and manage application, allowing them to focus on creating high quality user experience. इसका मतलब ये है कि हम वेब एप्लीकेशन तो बना सकते हैं और हम पूरा कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन फायरबेस ऐसा है कि गूगल के थ्रू वो डायरेक्ट हमें सभी चीज़ प्रोवाइड करता है। विद इन यूआई बिल्डिंग यूआई लाइब्रेरी उनके पास रहती है, जो हमें प्री डिफाइंड पहले से प्रोवाइड करके देता है। वो हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ता है और फायरबेस के थ्रू हम ऑथेंटिकेशन भी करा सकते हैं। हम एक इमेज के थ्रू आपको बताते हैं क्या क्या टूल्स प्रोवाइड करता है फायरबेस। फायरबेस के थ्रू हम ऑथेंटिकेशन भी करा सकते हैं, हम रियल टाइम डेटाबेस भी स्टोर करा सकते हैं, हम अपना कोई भी डेटा स्टोर भी करा सकते हैं। सपोज लाइक पिक्चर्स हो गई या वीडियो हो गया तो वो स्टोर भी करा सकते हैं। हम क्लाउड मैसेजिंग भी कर सकते हैं। सपोज मुझे पुश नोटिफिकेशन भेजना हो या फिर मैंने किसी को मैसेज भेजा और डायरेक्ट मुझे रिप्लाई चाहिए, क्लाउड मैसेजिंग मतलब डायरेक्ट इंस्टेंट में चाहिए, तो हम क्लाउड मैसेजिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और बैकएंड वालों के लिए ऑथेंटिकेशन बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है फायरबेस। और हम किसी चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हैं थ्रू टेस्ट लैब के थ्रू। तो ये सारे प्रोडक्ट फायरबेस प्रोवाइड करता है। और आगे देखूँ तो हमें फायरबेस ही क्यों यूज़ करना है, इसका मेन पॉइंट है कि हमने ऑथेंटिकेशन क्यों यूज़ करा है, इसमें फायरबेस को क्यों चुना है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि बहुत ईजिली इम्प्लीमेंट हो जाता है और ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, एक तरीके से हमारे क्रेडेंशियल को सिक्योर रखता है और स्केलेबल भी होता है। और काफ़ी चीज़ें और भी चीज़ें प्रोवाइड करता है कि एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है कि हमें एसक्यूएल जनरली क्लाउड फंक्शन, क्लाउड स्टोरेज और ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ फायरबेस के कंसोल पे। तो ये फायरबेस का कंसोल ऐसा दिखता है। तो मैंने जो अभी आपको बात करी थी क्या क्या ये प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है ये, कि हम किस टाइप से ऑथेंटिकेशन करना है। इसमें बहुत सारी मेथड होती हैं और भी मेथड प्रोवाइड करता है ये, कि सपोज मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी मेथड प्रोवाइड करता है। ये मैंने जो जनरली करा है ये ईमेल और पासवर्ड के थ्रू है। आप थर्ड पार्टी भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल, फेसबुक, एप्पल और भी चीज़ें फ़ोन के थ्रू भी ऑथेंटिकेट कर सकते हो आप। अब हम नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज पे। ये स्टोरेज एक तरीके का फोल्डर बना देता है ये हमें, और हम कोई भी यूज़र मतलब थ्रू हम जो भी हम यूज़र जनरेटेड अपलोड कराते हैं ना डेटा, उसको ये स्टोर करा देता है। और रियल टाइम डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है कि हमें रियल टाइम डेटाबेस की ज़रूरत है, तो ये रियल टाइम डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है। ये जो रियल टाइम डेटाबेस की एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट की तरह रहता है, पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह डेटा स्टोर होता है इसमें। और भी चीज़ें हैं, जैसे ये हो गया होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है कि कोई भी हमें एपीआई को डोमेन जनरेट करना या एपीआई को डिप्लॉय करना हो तो ये होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है एक तरीके से। और इसके बाद ये टेस्ट लैब भी प्रोवाइड करता है कि हम वेरियस चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। तो और भी चीज़ें और कुछ है क्या उसमें? ये सारे इसके टूल्स हैं जो मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं इसमें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन के थ्रू, डायरेक्ट प्रैक्टिकल से बता देता हूँ आपको कैसे ऑथेंटिकेट होता है। आयुष स्क्रीन को मैक्सिमाइज करो ना। तो जब तक ये एप्लीकेशन मेरी क्रिएट हो रही है, जब तक मैं एक प्रोजेक्ट जनरेट कर लेता हूँ कंसोल में। ये प्रोजेक्ट से यहाँ से मैं नए न्यू प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट का। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ, गूगल एनालिटिक्स को, और अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करा देता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो चुका है। इसको मैं VS कोड में खोल लेता हूँ। सर्वर भी चालू कर लेता हूँ मैं। सो ये मेरा प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो चुका है जो कि फायरबेस कंसोल में। तो इसमें मुझे ऑथेंटिकेट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑथेंटिकेशन में, और मुझे इसमें
एक नया ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड में क्लिक करूँगा मैं। और मुझे ईमेल और पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करना है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा, ईमेल और पासवर्ड के थ्रू इनेबल कर दूँगा इसको। तो ये इनेबल हो चुका है। और ये जो भी मैंने ईमेल मतलब ऑथेंटिकेट करा है, इसके लिए मुझे ना प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके ये मुझे एक वेब एपीआई की जनरेट करके देगा। इसी के थ्रू हम ऑथेंटिकेट करेंगे और इसी के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे फायरबेस में। सो मेरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। सो मैं आ जाता हूँ, कंट्रोलर जनरेट कर लेता हूँ उसमें। मैं 3 मेथड ले लेता हूँ, साइन अप, लॉगिन एंड लॉग आउट। मैं उसके राउट्स भी जनरेट कर देता हूँ। जनरली हम पोस्ट टाइप के राउट्स रखेंगे, क्योंकि मैं एपीआई के थ्रू कर रहा हूँ, तो मुझे फॉर्म की ज़रूरत नहीं, तो मैं पोस्ट टाइप का ही रखूँगा। और डेटा मैं इंसर्ट कर मतलब स्टोर करा रहा हूँ, तो मैं पोस्ट टाइप की मेथड रखूँगा इसमें। फिर मैंने राउट जनरेट कर लिए इसके, और ये साइन अप वाली मेथड हो गई। इसमें मुझे क्या करना है, 3 चीज़। मैं ये जो भी कोड लिख रहा हूँ ना, ये मैं रूबी की प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी के थ्रू कर रहा हूँ। इसमें आप जैम यूज़ करके भी कर सकते हो। वो जैम होता है एचटीटीपी पार्टी, जो कि यूआरएल की रिक्वेस्ट लेता है और उसका रिस्पॉन्स करता है। लेकिन मैं इसमें अभी रूबी की प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी होती है, उनके इसके थ्रू कर रहा हूँ। जो कि डायरेक्ट रिक्वायर हो जाती है हमारी। सर प्लीज़ एक बार रिपीट कर दीजिए, ये यूज़ क्यों कर रहे हैं रिक्वायर? ये चीज़ हमें अभी यूज़ होगी, मैं बताऊँगा। अभी कोड लिखूँगा तो उसमें क्या होता है, प्रीडिफाइंड यूआरएल जनरेट करता है फाइल पे। So तो your उसको हमें voice is breaking right now. अब क्लियर आ रही है क्या? हेलो हेलो, यस तुम्हें आ रही है क्या? ये क्या होता है, ये प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी जो Yes sir. होती है, जो हम अरे डायरेक्ट शांत हो जाओ. ये क्या होता है, ये प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज होती है जो हम Ayush, your voice is डायरेक्ट। breaking. हेलो, जब तुम बोल रहे हो ना तो तुम्हारी आवाज़ अटक रही है, शायद नेटवर्क का इशू है। अब आ रही है क्या? हेलो, अभी भी ब्रेक हो रही है आवाज़ बीच में। थोड़ा स्लोली स्लोली बोलो तो शायद थोड़ा क्लियर हो जाए। Ayush, are you there? आयुष में भी रिजॉइन कर रहा है, सो वेट 5 मिनट्स।
होता है जो कि रिक्वेस्ट लेता है यूआरएल से और रिस्पॉन्स देता है मुझे डायरेक्ट। तो मैं आपको कोड में बताता हूँ कैसे लेना आपको। तो मैं सबसे पहले ये एक वेरिएबल ले लेता हूँ यूआरआई, और इसमें एक फायरबेस का प्री डिफाइंड वो रहता है, मतलब एक तरीके से यूआरएल प्री डिफाइंड रहता है, वो हम यूज़ करेंगे। साइन अप और ये फायरबेस ही प्रोवाइड करता है डायरेक्ट। और हम की दे देंगे जो हमने यहाँ से जनरेट करी है। रिस्पॉन्स देख लेंगे क्या आएगा रिस्पॉन्स। ये मेथड हो गई पोस्ट टाइप की। इसमें हमने एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी यूज़ करी है एचटीटीपी नेट एचटीटीपी, जो कि पोस्ट टाइप की मेथड को कॉल करेगा फायरबेस में, और हमारा ये डेटा ले जाएगा यूआरआई, और जो हम ईमेल देंगे वो ले जाएगा। अरे पासवर्ड, अब हम इसका जेसन पार्स कर लेंगे इसको कि ये रूबी हैश में कन्वर्ट हो जाए। हम यूज़र आईडी इसको सेशन में स्टोर करा देंगे, जो कि हमें मिलेगी एक लोकल आईडी के थ्रू। और ये लोकल आईडी कहाँ से आएगी? जो भी डेटा है हमारा फायरबेस में, उसी में लोकल आईडी आती है, जो कि फायरबेस प्रोवाइड करता है मुझे लोकल आईडी, और वो लोकल आईडी हम सेशन में स्टोर करा देंगे। ये दोनों चीज़ें हम स्टोर करा लेंगे, और जो डेटा आ रहा है वो भी हम स्टोर करा लेंगे इसमें। इसको रेंडर करा दूंगा। इसमें बोल दूंगा स्टेटस ओके, और एक एल्स कंडीशन भी दे दूंगा मैं कि अगर नहीं मिला उसको डेटा। लोकल आईडी डेटा डेटा ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एक प्राइवेट मेथड बना ले रहा हूँ, जो कि परम से मैं लूँगा ईमेल आईडी और पासवर्ड।
email में मैं स्टोर करा देता हूँ परम से जो भी ईमेल आएगा। पासवर्ड में स्टोर करा देता हूँ जो परम से मेरा पासवर्ड आएगा। अब मैं इसके राउट्स निकाल लेता हूँ। तो मुझे ये वाला राउट्स यूज़ करना है, साइन अप वाला, और जो पोस्ट मेथड है इसकी। आयुष, हाँ। हेलो, वो जो तूने साइन अप वाली मेथड बनाई है उसमें इफ एल्स का एंड क्लोज नहीं हुआ है। ओके। बाकी ये फ्लो तो समझ गए ना आप लोग। ये डायरेक्ट ये फायरबेस के ये उसमें एपीआई एंड में पॉइंट में जाएगा जो मेरी की लेके जाएगा, और यहाँ से जो भी परम से ईमेल और पासवर्ड दूंगा वो यहाँ आ जाएगा, और इसके थ्रू ये रिक्वेस्ट और ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू ये मेरा वहाँ जाएगा उस, और वहीं से फायरबेस से रिस्पॉन्स लाएगा मेरा। और अगर वो 200 रहा तो वो जो लोकल आईडी जो फायरबेस से जनरेट हो रही है वो मेरी स्टोर हो जाएगी इसमें, और डेटा भी स्टोर हो जाएगा, और ये रेंडर करा देगा, एल्स में ये एरर मैसेज देगा। इतना ही करा मैंने अभी। और एक इश्यू आता है CSF RF का, वो मैं इसमें लगा देता हूँ, जो टोकन का इश्यू आता है। इसके परम्स में मैं ईमेल भेज देता हूँ अपना, जो भी भेजना है मुझे। सपोज मुझे भेजना है .com भेजना है, और मुझे पासवर्ड भेजना है। अभी कुछ गड़बड़ आ रहा है। डिफरेंट मेथड यूज़र आईडी, डिफरेंट वेरिएबल और यूज़र आईडी 14th लाइन में। अच्छा, कोलन नहीं लगाया आपने। अच्छा, ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो कुछ दूसरा ले लेता हूँ। तो ये देखो आप, ये यूज़र आईडी इसने जनरेट करके दी है, और ये टोकन जनरेट करके दिया है। इसने टोकन भी जनरेट करा है और रिफ्रेश टोकन भी जनरेट करा है, और इवन ये एक्सपायरी टाइम भी जनरेट करके देता है। सब कुछ जनरेट करके देता है ये फायरबेस। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। और इसमें आप देख सकते हो कंसोल में कि जैसे मैंने वहाँ पे गया था ऑथेंटिकेशन में, मैंने ईमेल और पासवर्ड के थ्रू, अब ये देखिए दोनों ईमेल आईडी आ गए। पहला वाला एग्जिस्ट पता नहीं क्यों नहीं बता रहा था मेरे को, ये पता तो नहीं है, लेकिन ये वाला दिखा रहा है अभी जो मैंने साइन अप करा ना, ये वाला दिखा रहा है tyt@gmail.com। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो यूज़र है साइन अप हो चुका है, क्योंकि ये मेरे कंसोल में दिखाने लगा है। तो साइन अप की प्रोसेस यही है। तो इसके थ्रू हम ये टोकन भी यूज़ कर सकते हैं, और सब कुछ हमें बहुत कम लेस ऑफ नंबर ऑफ कोड में मिल जाता है हमें। तो अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ मैं। तो लॉगिन करने के लिए सेम कोड रहता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता है, बस इसका जो URL होता है वो चेंज हो जाता है। इसकी जगह आ जाता है, मे बी शायद तक ये आ जाता है साइन इन विथ पासवर्ड आ जाता है। साइन इन विथ पासवर्ड आ जाता है। बाकी हमें लॉगिन के लिए ईमेल भी भेज रहा हूँ मैं, और पासवर्ड भी भेज रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा लॉगिन जैसा कर रहे हैं हम ईमेल और पासवर्ड के थ्रू। तो मैं इसकी लॉगिन की भी चला के देख लेता हूँ API वर्क कर रही है कि नहीं। मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? हाँ क्लियर है। यस। तो ये मैंने लॉगिन की API चला रहा हूँ, पोस्ट टाइप की है, इसमें मैं ईमेल भेज देता हूँ जो मैंने लॉगिन कराया है वहाँ पे फायरबेस में। मैं डायरेक्ट यहीं से उठा लेता हूँ, और ये पासवर्ड यहीं से वहीं से, पासवर्ड मेरे पास साइन अप वाली API में होगा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6।
तो ये देखिए आप लॉगिन भी हो गया है। इसमें आप डेटा जो भी आप दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ दिखाना है। इसमें देखिए टोकन बस जनरेट करके दे रहा है, तो यही टोकन हम लॉगिन का यूज़ कर सकते हैं बाकी एपीआईज में। तो बैकएंड के लिए ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बहुत ईजी हो जाती है फायरबेस के थ्रू। अब मैं आता हूँ लॉग आउट की प्रोसेस में। तो लॉग आउट में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, जो हमने सेशन जनरेट करता है वो बस हमें क्लियर करा दो या डिस्ट्रॉय करा दो, जो भी कराना हो। इसमें रेंडर जेसन कर दूंगा मैं, और इसमें नोट या कुछ भी मैसेज दे दूंगा, या कुछ भी दे सकते हैं, इसमें मैसेज भी दे सकते हैं। और इसमें स्टेटस दे देंगे ओके। आई होप कि थोड़ा बहुत जिन्होंने पहले किया होगा तो उनको समझ में आ रहा होगा कि कर क्या रहा हूँ। तो ये मैं लॉग आउट किए थे। लोकल होस्ट, लॉग आउट किए पे मैं इसमें बाइबल लगा के दिखा दे रहा हूँ। जो करंट सेशन है ना उसका आईडी आती है। तो ये सेशन हम जो भी था मेरा लॉगिन वो लोड नहीं हुआ है सेशन। हाँ, ये सेशन की पूरी डिटेल्स आती है, जो भी है वो भी लॉगिन है, वो जो आईडी है उसकी भी वो आईडी आती है, और ये क्लियर भी हो जाता है सेशन। हमें ये क्लियर होने के बाद दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये अब मैं इसको एक और नया यूज़र क्रिएट करके आपको तीनों एपीआई बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला manoj@gmail.com से मैंने साइन अप कर रहा हूँ। तो मैंने साइन अप करा, इसका मेरे को टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों जनरेट कर दिया है मेरे को। अब मैं इसको लॉगिन कराता हूँ, और पासवर्ड मैंने सेम रखा, आप चेंज भी कर सकते हो। तो लॉगिन भी हो चुका है, और आप देखोगे फायरबेस कंसोल में भी आ गया होगा ये देखिए manoj@gmail.com, ये मतलब साइन अप हो चुका है। और इसकी यूज़र आईडी की जो मैं बात कर रहा था, ये फायरबेस जनरेट करके देता है। जो मैंने कोड में यूज़ करी है यूज़र आईडी, लोकल आईडी की जो लोकल आईडी डेटा में आ रही थी वही मैंने स्टोर कराई है। सेम है, आप देख लीजिए यहाँ पे जो यूज़र आईडी है 5YNYNE करके, तो यहाँ पे भी आप देखोगे 5/NE करके। तो हम जो अगर हमें यूज़र को यूनिकनेस बताना हो तो हम इसी यूज़र आईडी के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग यूज़र को। और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, हम स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज भी मैं बता देता हूँ आपको। मेरे पास इसका पहले से कोड है, तो मैं वो डायरेक्ट ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा वो लिखने में। और इसकी मेथड भी बना देता हूँ मैं, अपलोड नाम से। अब इसमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें स्टोरेज बकेट चाहिए पड़ता है, और जो भी इमेज भेज रहे हो वो भी भेज सकते हो आप, मतलब परमिशन में भेज सकते हो आप अलग से पोस्टमैन के थ्रू। और बकेट चाहिए पड़ता है, और बस कुछ भी नहीं करता वो, जो भी है उसको इस यूआरएल के थ्रू वहाँ पे लेके जाएगा, और उसको रिस्पॉन्स में हमें कन्वर्ट करके दे देगा HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू।
तो मैं एक API और बना लेता हूँ यहाँ पे। ये स्टोरेज बता रहा हूँ मैं, जो स्टोर कराते ना हम, वो यहाँ पे जनरेट करके मैं बता देता हूँ। स्टोरेज ये है। यहाँ पे हम कोई भी वीडियोस फोटोज कुछ भी स्टोर कराना तो हम यहाँ पे हम करा सकते हैं। तो मैंने गेट स्टार्टेड में करा, यहाँ पे मैंने टेस्ट मोड ही रखा क्योंकि ये मे बी शायद तक पेड सर्विस होती है, तो मैं टेस्ट मोड में ये भी चलाऊँगा। ये लोकेशन अपन को देना पड़ता है, तो अभी मैं यही लोकेशन रख रहा हूँ इसमें। तो ये बकेट क्रिएट हो रही है मेरी, जिसमें मैं फ़ोटोज़ या वीडियोज़ कुछ भी स्टोर करा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी बकेट बन गई है। और ये जो है ये एक फ़ोल्डर टाइप का रहता है, मतलब कुछ भी नहीं रहता, एक फ़ोल्डर जनरेट करके दे देता है ये फायरबेस, जिसमें हम फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब स्टोर करा सकते हैं। और ये उसकी लिंक रहती है, मतलब फ़ोल्डर का पाथ रहता है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे डाल दिया मैंने। अब मुझे परम्स में इमेज भेजनी है और इमेज का नाम भेजना है। तो मैं इमेज भी इसका URL जनरेट करा देता हूँ अपलोड नाम से, और यहाँ पे मैं भेज देता हूँ फॉर्म डेटा में इमेज। इसको मैं फाइल टाइप कर देता हूँ। अब ये यहाँ से मैं अपलोड करा देता हूँ। सपोज़ मुझे यही वाली इमेज डालनी है, ये इस नाम से है, और इसका मैंने नाम भी डाल देता हूँ यहाँ पे, इमेज का नाम। ये ज़रूरी नहीं, आप दे भी सकते हो इमेज का नाम, नहीं भी दे सकते हो। और मैं हिट करके देखता हूँ क्या आ रहा है। तो ये देखिए आप 200 आ गया, मतलब मेरी स्टोर हो गई वहाँ फायरबेस में। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखना है कि मुझे इमेज आई है कि नहीं इसमें। ये देखिए आप, इमेज आ चुकी है मेरी, जो भी मैंने वहाँ से डाली थी। आप और भी इमेज डाल सकते हो इसमें। सपोज़ मेरे को एक और इमेज लेनी हो, दूसरी कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यही वाली ले लेता हूँ। इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और मैं कोड में बता देता हूँ कि इसको JPEG टाइप की है। ये वाली भी स्टोर हो गई। अब मैं आपको फायरबेस में दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये इमेज मेरी स्टोर हो गई है। तो ये मेरा सेमिनार था आज का, कि हम इमेज कैसे अपलोड कर सकते हैं और ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छी चीज़ और भी है कि रियल टाइम डेटाबेस भी स्टोर होता है। वो कोई और देगा, मैं नहीं दे रहा हूँ वो सेशन। तो इसमें ये रहता है कि हम रियल टाइम डेटा स्टोर करा सकते हैं, मतलब हमें कभी भी हम तुरंत जैसे किसी डेटा को भेजना है, हमें किसी मैसेज स्टोर कराना हो, या हमें मतलब रिट्रीव करना हो, तो हम कभी भी कर सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन भी क्यों ना हो यूज़र। और ये भी जब हम डेटा देते हैं इसमें, तो एक तरीके से कैचे में स्टोर कर लेता है ये। और जब हम ऑनलाइन आते हैं तो वो कैचे मर्ज हो जाता है उसमें, तो उसमें डेटाबेस एक सिंगल ऑब्जेक्ट में स्टोर करा देता है ये। आयुष, कुणाल कुछ पूछना चाह रहा है। हेलो हाँ, आयुष, कंटिन्यू करो रियल टाइम डेटाबेस। वो भी बता दूँ क्या? हाँ कंटिन्यू करो। ठीक है। तो उसमें कुछ भी नहीं करना, मैं एक मॉडल बना लेता हूँ, कंट्रोलर बना लेता हूँ यूज़र वाला। तो रेल्स जनरेट, यूजर्स नाम का मैंने कंट्रोलर बना दिया। आयुष थोड़ा सा स्क्रीन को है ना जूम कर लो ना।
एक सेकंड में कर देता हूँ। हाँ, आप दिख रहा है क्या? थोड़ा सा और। हाँ ओके। तो मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ यूजर्स नाम का, उसमें क्रिएट मेथड बता देता हूँ। तो मैंने क्रिएट नाम की मेथड बना ली है यूजर्स में। सिंपल एक यूजर कंट्रोलर बनाया और एक क्रिएट नाम की मेथड बनाई है, कुछ भी नहीं करा मैंने। अब इसमें राउट्स बना देता हूँ, जो कि मुझे गेट टाइप नहीं देना, पोस्ट टाइप का राउट्स देना है। तो यहाँ पे मैं पोस्ट टाइप का लिख देता हूँ, इसको सिंपल ये दे देता हूँ यूज़र्स टू, मैं यूज़र्स दे देता हूँ। और इसमें मैं बता देता हूँ यूज़र्स वाले कंट्रोलर में मुझे क्रिएट वाली मेथड में जाना है। तो क्रिएट वाली मेथड होगी। इसका भी मेरे पास है ना पहले से कोड लिखा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ भी नहीं उसमें। ये नॉर्मल इसमें कुछ भी नहीं करा है, एक क्रिएट मेथड बनाई है जिसमें इसने परम्स लिया है। जो भी हम पास कर रहे हैं, सपोज नेम ईमेल एज, वो हम पास कर रहे हैं, वो सेव करा रहे हैं। और ये पुश कर रहा है, एक ना मेथड बनाई है पुश यूजर टू फायरबेस। ये सीधे फायरबेस में हमारा डेटा स्टोर कराएगा, वही यूजर के एट्रीब्यूट लेके। तो इसमें मैंने डेटाबेस का जो हम यूआरएल, हम रियल टाइम डेटाबेस स्टोर कराएंगे ना, उसका यूआरएल रहेगा यहाँ पे। और हमने पाथ बता दिया यूजर टाइप का है कि यूजर के अंदर स्टोर कराना। ये हम जब स्टोर हो जाएगा उसके बाद दिखा दूंगा कैसे स्टोर हो रहा है। और वही चीज़ यूआरएल में कन्वर्ट कर रहा है और वो पार्स करा रहा है, सिंपल, कुछ भी नहीं है कोड में। और मैं जैसे इसमें 3 फील्ड है तो मैं दे देता हूँ, 3 फील्ड जनरेट करा देता हूँ स्कीमा में, नेम, ईमेल और एज। तो मैं एक मॉडल बना लेता हूँ इसका, यूज़र का, रेल जनरेट मॉडल, यूज़र नेम, ईमेल, एज इंटीजर टाइप दे देता हूँ मैं। तो ये मेरा मॉडल बन गया। अब मैं इसको माइग्रेट करा देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, मेरा स्कीमा भी दिखा देता हूँ, जनरेट हो गया होगा यूज़र, जिसमें नेम दे दिया मैंने, ईमेल दे दिया, एज दे दिया, इंटीजर टाइप। ये नॉर्मल क्रिएट मेथड चलानी है मुझे, तो मैं इसमें पोस्टमैन में आ जाता हूँ। इसमें मैं पोस्ट टाइप की मेथड दे देता हूँ यहाँ पे। और जो मैंने यूआरएल दिया था वो यूज़र्स दिया था खाली। और इसमें मैं बॉडी में डेटा पास करा देता हूँ। यूज़र के अंदर मैंने एक नाम दे दिया आयुष जैन, और मैंने ईमेल आईडी दे दी इसकी। ayush@gmail.com। और मैं एज दे देता हूँ उसको, सपोज कुछ भी दे दिया मैंने। तो अब मैं इसको ऐड करके देखता हूँ क्या आता है रिस्पॉन्स मेरे को। तो देखिए, यूज़र क्रिएटेड एंड डेटा पुश टू फायरबेस। इसमें आप वैलिडेशन भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं अभी फायरबेस में आता हूँ और फायरबेस में चेक करता हूँ कि मेरा रियल टाइम डेटाबेस ओके। मैंने अभी स्टोरी नहीं, क्रिएट ही नहीं कराया क्रिएट करा लेता हूँ, रियल टाइम डेटाबेस क्रिएट करा लेता हूँ, उसका यूआरएल भी पास कर दूंगा। तो मैंने अभी डिफ़ॉल्ट लोकेशन यही रखी है। इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ, ये भी टेस्ट मोड में ही क्रिएट कराता हूँ मैं। मे भी शायद तक जो उसमें डिफ़ॉल्ट होगा ना यूआरएल, उसी में ही स्टोर करा दिया इसमें। तो मैं अभी चेंज कर देता हूँ इसका। तो मुझे ये वाली लिंक कॉपी करनी है जो मैंने रियल टाइम डेटाबेस स्टोर कराया है सेमिनार वाले प्रोजेक्ट में। तो ये वाली लिंक मैंने कॉपी करी है और अपने कोड में डाल देता हूँ मैं, ये वाले डेटाबेस के यूआरएल में। अब मैं दोबारा हिट करके देखता हूँ स्टोर होता है कि नहीं डेटा। और मैं चेक करता हूँ यहाँ पे स्टोर, ये देखिए आप, यूज़र्स में आ गया। ये मेरा रियल टाइम डेटा है जो अभी मैंने स्टोर कराया है। तो ये रियल टाइम डेटाबेस भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और बहुत लेस नंबर ऑफ कोड में बहुत अच्छे से काम हो जाता है मेरा। तो मैं एक डेटा और स्टोर करा के दिखा देता हूँ।
जैसे मैंने बोला टास्क क्राफ्ट, और यहाँ पे मैंने बोला taskcraft@gmail.com। तो मैं इसको हिट करके देखता हूँ दोबारा, तो ये वाला डेटा में भी शो होना चाहिए। ये देखिए आप आ चुका है ये रियल टाइम डेटा जो taskcraft@gmail.com और टास्कक्राफ्ट। तो ये रियल टाइम डेटाबेस में मैंने डेटा स्टोर कराया है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय सेशन। और ये मेथड बहुत इजी है, अगर किसी को और भी कंफ्यूजन तो आ जाना, मैं बता दूंगा। हाँ कुणाल। हेलो, अगर इसको एडिट करना रहा तो यूजर के डाटा को, सपोज मैंने नाम या ईमेल गलत रख दिया तो उसको बाद वो में एडिट एडिट करना की पड़ेगा। मेथड तो मैंने देखी नहीं है, मुझे अलग से देखना पड़ेगा। अभी तो क्रिएट वाली देखी थी और डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर कराया था मैंने डेटा। इसका एडिट का तो मैंने देखा नहीं, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। ठीक है। बाकी आप हाँ अलग से अगर एडिट करोगे तो वो तो नया डेटा स्टोर कर देगा इसमें। ओके। वो मैं देख के बता दूंगा, है ना, अलग से। आयुष, जो आपने साइन अप एपीआई बनाई ना, उसमें आपने पासवर्ड मतलब 1 2 3 4 6 डाला, 1 2 6 डाला, हाँ तो जो गूगल साइट से मतलब कुछ वैलिडेशन हिट नहीं होता है क्या फायरबेस के थ्रू? एक्चुअली में सर मैंने उसमें फायरबेस में देखा तो नहीं है क्या वैलिडेशन रहता है, लेकिन मैं भी एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं कि वैलिडेशन पासवर्ड लेता है कि नहीं। मैंने तो अभी अगर अलग से भी अभी देंगे ना तो वो ले लेगा, मे बी शायद तक हर टाइप का पासवर्ड ले लेगा। मैं देख के देखता हूँ एक बार साइन अप वाले में। Ayush, हम्म, as you said that like edit फंक्शनैलिटी पे भी नया डेटा क्रिएट करके दे रहा है, तो फिर एडिट पे भी अगर वो क्रिएट की फंक्शनैलिटी चला रहा है तो फिर एडिट का मीन्स क्या रह जाएगा? वो एक्चुअली मैंने एडिट की एपीआई बनाई नहीं है, तो मुझे एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा कि एडिट कैसे करता है। मैंने अभी करके नहीं देखा एडिट। श्योर इट्स ओके। हाँ तो मैंने अभी सिर्फ क्रिएट बस का करके देखा। वो ये पासवर्ड का भी देख लेते हैं वो हर टाइप का ले रहा है कि नहीं पासवर्ड। ओके ये श्योर। देखिए हाँ ये प्रोवाइड कर रहा है आकाश सर, ये पहले से मतलब इसमें लगा है कुछ कुछ वैलिडेशन 6 लेटर नहीं, होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए मैं पूछ रहा हूँ। जैसे 1 2 6 दिया था ना, तो उसमें कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं था उस टाइम पे। इतना बड़ा चलेगा कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है। ईमेल एड्रेस बता रहा है। ये जनरेट हो रहा है, अभी भी जनरेट हो रहा है। मे बी इसमें इसमें कुछ कुछ आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए वैलिडेशंस नहीं है शायद। इसमें न्यूमेरिकल भी ले रहा है और स्ट्रिंग में भी जो भी दे रहा है वो ले रहा है। हाँ ये कर जनरेट कर भी रहा है, साइन अप भी कर रहा है। ये देखिए अभी मैंने साइन अप करा वो वाले पासवर्ड से तो कर दिया इसने। तो ये सब कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें मेरे को देखनी पड़ेगी, अभी मैंने देखी नहीं है। अभी तो मैंने सिंपल साइन अप कराया था। एंड आयुष, वन मोर थिंग, एक वो जो स्टोरेज में तुम इमेज सेव कर रहे हो ना, अगर मुझे मल्टीपल इमेज सेव करनी है तो वो भी चेक कर लेना एक बार। अभी तो ये मल्टीपल मेरे ख्याल से कर रहा है, यहाँ पे एक से ज़्यादा करी है इसने। तो नहीं, एक सिंगल टाइम में ना, जब तुम पोस्टमेंट पे हिट कर रहे हो ना, वहाँ पर मल्टीपल सिलेक्ट करना है। ठीक है मैं वो भी देख लूँगा एक बार कैसे करता हूँ। ये तो अभी सिंगल इमेजेस मतलब सेव कर रहा है एक टाइम में। हाँ मतलब एक टाइम में वो हैज मैनी करके देते थे ना हाँ वहाँ पे। हाँ राइट वही वाला। ठीक है वो भी मैं चेक कर लूँगा। ये सब सारी क्वेरीज में नोट कर ले रहा हूँ और वो सब करके देखूँगा। ठीक है मेरा सेशन यही तक था। तुम भी कुछ पूछ रहे थे? यस सर, मेरा भी वही क्वेश्चन था कि हाउ टू परफॉर्म वैलिडेशंस ऑन दैट, लाइक हमें अगर यूज करना हो तो। ये मेरे को देखना पड़ेगा सर, मैंने देखा नहीं अलग से वैलिडेशन कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। और किसी का डाउट है? ओके, थैंक यू फॉर द सेशन आयुष। थैंक क्लैप फॉर आयुष। थैंक यू आयुष, गुड जॉब।
Thank you, sir. Thank you, guys. That's great, Thank you, great. Ashish. Yes, Ayush. Session will be recorded, right? Thank you, Ayush. Anjana? Yes, sir, recorded. That's it. That's it.